This is Sakshi Verma. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने दो कंसेप्ट को जाना था। कौन कौन से थे वो दो कंसेप्ट? पहला कंसेप्ट क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड दूसरा कंसेप्ट क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या जाना था हम लोग ने कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून के नजर में सब समान है। ओके। एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में क्या समझा था हम लोग ने कि कानून का समान संरक्षण, जिसमें हम लोग ने जाना कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है लोगों पे। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट हमारी आर्टिकल 14 में दिए हुए हैं। और आज हम लोग जानेंगे अबाउट आर्टिकल 15, जिसमें 5 क्लॉजेस को हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। यहां पे ओनली होगा। ओके, तो 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में। ओके, तो जो राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगी कि किसके ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर क्लास को फेवर करना। ओके, तो वो स्टेट जो है वो नहीं कर सकती, किसी को फेवर नहीं कर सकती, दूसरे को नुकसान पहुंचा। ठीक है, कि समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2 के बाद जो 15 क्लॉज 3 है, 15 क्लॉज 4 है, 15 क्लॉज 5 है, वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज 15 क्लॉज 2। इसमें क्या बोलता है? पहला वाले क्लॉज में सिर्फ स्टेट को रोका है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने को। यहाँ पे सिटीजन प्लस स्टेट दोनों को प्रोहिबिट किया है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ व्हाट? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। यानी इन ग्राउंड्स पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है? ओनली। ओके, तो ओनली से कंफ्यूज मत होना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? सिटीजन और जो राज्य है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन 5 ग्राउंड्स पे। ठीक है, तो सिटीजन कैसे डिस्क्रिमिनेट करती होगी? तो पहले क्या हुआ करता था, जो नीचे कास्ट के लोग होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको पब्लिक वेल यूज नहीं किया रोका जाता था उनको यूज करने से। ठीक है, तो अगर अब वो ऐसा करती है, अगर कोई भी सिटीजन किसी को रोके शॉप्स यूज करने में, चाहे रेस्टोरेंट यूज करने में या फिर पब्लिक वेल यूज करने में ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, तो क्या होगा? ये लॉ के अगेंस्ट होगा। ओके, तो इसमें ये बोला है ना ही सिटीजन प्लस स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। ये 5 चीज आपकी जुबान पर रहना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्लॉज में याद रखना सिर्फ स्टेट को प्रोहिबिट किया है, एंड क्लॉज 2 में स्टेट प्लस सिटीजन दोनों को प्रोहिबिट किया है डिस्क्रिमिनेशन करने से। ओके, अब क्या बोल रहा है कि एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो इसमें हम लोग 3 एक्सेप्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो पहला एक्सेप्शन 15 क्लॉज 3 में, स्टेट permitted to make any special provision to women and children। तो 15 क्लॉज 3
ये कहता है कि जो राज्य है वो स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। किनके लिए? वुमेन, औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकती है, क्योंकि वुमेन को क्या कहा जाता है? एक एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, ठीक है ना, उनको काफी दबा हुआ समझा जाता है। समझा क्या जाता है? वो एक्चुअली क्या सोसाइटी उनको दबा के रखती है। तो उनके एडवांसमेंट के लिए जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब लोकल बॉडीज में 1/3 जो सीट्स होते हैं किनके लिए रिजर्व होते हैं? वुमेन। तो उनको अपलिफ्ट में लाने, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए स्टेट जो है वो ऐसा प्रोविजन ला सकती है ताकि उनका एडवांसमेंट हो। एंड चिल्ड्रन के लिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों की शिक्षा के बारे में 6 से 14 साल जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, तो क्या है वो कोई भी स्टेट इसके लिए प्रोविजन ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील्स चलते हैं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। तो किस लिए होते हैं सारे चीज? तो एडवांसमेंट ऑफ दिस वीकर सेक्शन। तो इसमें दो ही का बात किया गया अबाउट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें स्टेट को ये परमिशन दिया गया है, ठीक है, ये अनुमति दी गई है कि आप वुमेन एंड चिल्ड्रन के बढ़ावा के लिए आप स्पेशल प्रोविजन ला सकते हो ताकि उनका उत्थान हो, एडवांसमेंट हो, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, नाउ अब 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है? चूंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग क्या हैं, काफी वीकर सेक्शन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के अलावा छोड़ के कुछ कास्ट बेसिस पे भी है। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो क्या है वीकर सेक्शन किस बेसिस पे? क्योंकि इनका जो कास्ट है, इनको पहले, आजादी से पहले काफी तुच्छ समझा जाता था, है ना। तो उनके बढ़ावा लाने के लिए क्या स्टेट क्या कर सकती है? तो ये 15 क्लॉज 4 जो है उसको फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 19, जो कि कब हुआ था? 1951 में पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और जिसके तहत क्लॉज 4 को ऐड किया गया था और स्टेट को इसमें फ्री मूव किया गया था कि आप जो है स्टेट फ्री टू मेक स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर SCBC। SCBC का मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और फॉर SCs एंड STs। तो इस प्रोविजन में क्या बोला कि स्टेट जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट ला सकती है। किसके लिए भाई? तो उन लोगों के लिए जो सोशली, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उनका सीट रिजर्व होना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या लोकसभा में, है ना। तो उनके लिए क्या है? ये स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, जो स्टेट को फ्री किया गया कि आप ऐसा ला सकते हो, ठीक है, ताकि उनका भी एडवांसमेंट हो सके, क्योंकि उनको पहले बहुत प्रताड़ित किया गया था। अब उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ तो कानून लाना चाहिए। तो ये जो हम 15 के 4 का जो बात कर रहे हैं, उसमें 3 मेजर केसेस हमारे कंट्री में आई, और जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही जान लो कि जो 15 क्लॉज 4 है, जिसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। अब बात आती है 15 क्लॉज 5 की, जिसको काफी रिसेंटली जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कब जोड़ा गया है इसे? 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया है? 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत। अब इसमें जान लो क्या कहता है। State empowered to make special provision for advancement of SCBC और for SCs and STs। अब आप लोग बोलोगे कि आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज एंड 15 का क्लॉज 5 दोनों सेम चीज है, लेकिन नहीं।
ये सेम चीज नहीं है, क्योंकि इसमें बात करता है एडेड और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि जो राज्य है उनको यह एम्पावर्ड किया गया है, उनको ये शक्तियां प्राप्त की गई है कि जो SC BC है या SCs एंड ST हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। लेकिन किस चीज में? यहाँ इस आर्टिकल के क्लॉज में ये मेंशन किया गया है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा एडेड और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। यहाँ स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंशन किया गया है इस क्लॉज में, इसीलिए ये दोनों क्लॉज है जो है डिफरेंट। यहाँ पे कहीं स्पेशल मेंशन नहीं किया गया कहाँ पे रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है कहाँ, क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसे? SC BC को। SC BC बोले तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SCs के लिए एंड STs के लिए। तो इस क्लास से आने से पहले एक केस आया था, PN इनामदार केस, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट उनको एड नहीं करती है, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है, तो वो तो ऐसा नहीं करे कि रिजर्व कर देगी किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव तो पैसा कमाना होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहती है उनका मेन मकसद तो पब्लिक वेलफेयर रहता है, तो वहां पे वो ऑब्वियसली बात है सीट का रिजर्वेशन के लिए सोचेगी। लेकिन हुआ क्या इस केस में, ये बोला गया कि जो अनएडेड इंस्टीट्यूट है, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नमेंट उनको फंड नहीं देती है, तो उसमें इसका रिजर्वेशन का क्या। तो इस केस के बाद ये एक्ट आया 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें ये बोला गया कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है और जो SC एंड STs है उनका जो सीट है दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सीट्स रिजर्व होंगे, सर्टेन रिजर्व होंगे उन लोगों के लिए। अब कौन कौन से हैं? IIMs हो गए, IITs हो गए, ये सारे में क्या है, सब सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है इन सेक्शंस के लोगों के लिए। ओके, तो इस आर्टिकल में यही बात किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉस की, क्योंकि हमारा पढ़ाई जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीजों को नहीं जोड़ेंगे। मैंने पहले ही बताया मैं इंपॉर्टेंट केस लॉस को जरूर डिस्कस करूंगी जो कि आर्टिकल्स के लिए और आपके समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आर्टिकल 15 से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट केसेस है जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो पहला जो केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजन केस, ये 1951 में हुआ था। और ये जब केस हुआ था तभी आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो मैंने बताया आपको पहले कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया था, वो इसी केस के बाद आया था। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ था, तो इस केस में चंपकन दोराइजन नाम की एक लड़की थी, ठीक है। मैं इस केस के इतना डिटेल तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इसका जो वर्डिक्ट है मैं इसको अच्छे से बता सकती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये काफी लीगल एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। तो जितना मैं जानती हूँ इसमें क्या है, इस केस में चंपकम दोराइजन नाम की एक लड़की थी जो कि एक ब्राह्मण गर्ल थी। तो मद्रास गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कॉम्युनल अवार्ड के अकॉर्डिंग सीटें रिजर्व होंगी इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। जो कॉम्युनल अवार्ड क्या था कि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कॉम्युनल। तो रिजर्वेशन मद्रास गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो
रिजर्वेशन दिए जाएंगे वो कम्युनिटी के बेसिस पे दिए जाएंगे। और वो कौन सी लड़की थी? ब्राह्मण लड़की थी। तो वो कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट। और उसमें अपना ये दलील रखा वो उस लड़की ने कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का को वायलेट कर रही है। तो इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस जो रिजर्वेशन के प्रोसीड्योर को क्या किया? गलत ठहराया। और जब ये गलत ठहराया गया, इसके बाद काफी तमिलनाडु में काफी ये रिसेंटमेंट हुआ, एग्रेसिव मोड में पीपल आए। और उसके बाद से हमारी सरकार को पहला अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। जस्ट हमारे भारत के गणतंत्र होने से 1 साल के बाद हमारी तब लोकसभा में नहीं गठित हुई थी। हमारी लोकसभा कब गठित हुई थी? 1952 में। एंड पहला अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1951 में। यानी लोकसभा, पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं होती, उससे पहले अमेंडमेंट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्यों? इसीलिए क्योंकि लोगों में काफी उपद्रवी स्वभाव आ गए थे। कैसे आ गए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस रिजर्वेशन पॉलिसी को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1। लेकिन ये पॉलिसी तो उसको वायलेट थी। तो इसी कारण से पार्लियामेंट को ये फोर्सफुली ये एक्ट लाना पड़ा, जिसमें क्या था 15 के क्लॉज 4 में कि जो स्टेट है उनके पास ये परमिशन दिया गया है कि आप लॉ बना सकते हो फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंड एससी बीसी के लोगों के लिए। ठीक है, तो उनके जो रिसेंटमेंट एग्रेसिव मोड के आने के बाद ही ये जो पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, अब बात आती है दूसरे केस लॉस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तो उस समय कर्नाटका को आपको पता ही नहीं होगा कि मैसूर कहा जाता है। ये केस आई थिंक 1963 में हुआ था। ओके, तो इस केस में क्या किया मैसूर गवर्नमेंट ने कि जो बीसीज है उनके लिए 28% सीट रिजर्व कर दिया, एंड जो मोर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 22% सीट रिजर्व कर दिया, एंड 15% रिजर्व कर दिया एससीज के लिए, एंड 3% कर दिया एसटीज के लिए। तो कुल मिलाकर कितना हो गया टोटल सीट रिजर्व? 68%। अब ये इंसान गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही इस केस में? पहला बात ये कहा गया कि आपको अगर रिजर्वेशन देना है तो सोशल प्लस एजुकेशनल बेसिस पे देना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल बेसिस पे, मैं एजुकेशनल लिख रही हूं। ओके, एजुकेशनल बेसिस पे देना चाहिए। एंड दूसरा क्या बोला कि कास्ट जो है वो फैक्टर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। ओके, एंड तीसरा क्या बोला कि आपको 50% से ऊपर सीट रिजर्व नहीं करना है। यहां तो 68% हो गया था। तो इसी केस में आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं देना है। ठीक है, एंड चौथी बात क्या कही कि मोर बैकवर्ड क्लास का जो प्रोविजन था उसको ज्यादा कैटेगराइज नहीं करने को, जैसे कि बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, लेस बैकवर्ड, ऐसा नहीं करने के लिए आपको एक ही चीज लाना पड़ेगा, दैट इज बैकवर्ड क्लास। एंड मोर बैकवर्ड क्लास को क्या कह दिया? गलत। कास्ट फैक्टर पे आप किसी को का सीट रिजर्व नहीं कर सकते हो, 15% से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, एंड आपको अगर सीट रिजर्व भी करना है तो सोशली एंड एजुकेशनली बेसिस पे दिया जाएगा। चूंकि एससी बीसी का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं क्या कहा गया कि एससी बीसी कौन है, वो स्टेट डिटरमाइन करती है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन है उनके राज्य में। ठीक है, या तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी या तो कोई राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि कौन है वो लोग जो कि एससी बीसी है, कौन है वो लोग जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 341
एंड शेड्यूल ट्राइब का किसमें, आर्टिकल 342 में। ओके, यानी इसका मेंशन तो है, लेकिन एससी बीसी का जो कौन कौन से लोग एससी बीसी कैटेगरी में आएंगे वो नहीं दिया। वो कौन डिटरमाइन करती है, तो स्टेट डिटरमाइन करती है। तो इस केस में ये बोला गया। एंड अब केस जो आया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इस केस में क्या किया गया, जो प्रायर जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में, वो क्या कहा गया कि जो उनकी जो रूलिंग थी उसको क्या कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया। एंड वो सुप्रीम कोर्ट क्या बोली कि जो मोर बैकवर्ड क्लास का जो क्राइटेरिया था वो एकदम सही था, और जो कास्ट बेसिस पे जो ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो भी सही था, उसको वैलिड ठहरा दिया गया। और इसमें क्या कर दिया गया था, इनवैलिड ठहरा दिया गया था, और इस केस में दोनों ही कंडीशन को वैलिड किया गया था। अब इस केस के बारे में और हम लोग डिटेल में जानेंगे इन द आर्टिकल 16, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया गया अच्छा खासा, क्योंकि वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उस आर्टिकल में इस केस के बारे में और हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।